गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू IS पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। कितनी जल्दी पहुंच गए ना हम लोग चैप्टर 7 पे। अब इसकी हेडिंग क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई गई थी उसके लिए किस प्रकार के नियम बनाए गए थे तथा उसके बारे में जानेंगे। परिवहन के साधन, जैसा कि कल हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ भी चुके थे कि जो परिवहन है उसे कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि परिवहन 3 तरीके से होता है। पहला स्थल है, दूसरा जल तथा तीसरा वायु। अब स्थल का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि रेल हो गया, बस हो गई, बाइक हो गया, कार हो गया, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा। तथा अगर जल पे जाएंगे तो शिप, नाव, इतने सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। और जल में भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो आंतरिक जल परिवहन, जैसे सबमरीन, ये सब जो होती है वो जल के अंदर चलती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्मल लोग नहीं जाते, ये मोस्टली सुरक्षा की दृष्टि से या फिर रिसर्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है समुद्री परिवहन। समुद्री में बड़े बड़े शिप, जहाज़ चलते हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तथा तीसरा था वायु। पहला तो घरेलू विमान सेवा, जैसे घरेलू विमान में कुछ लोग के पास अपनी चौपड़ होती है। जैसे जितने भी हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास अपनी चौपड़ होती है, तो वो घरेलू विमान यानी घरेलू हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। और जो सार्वजनिक होता है जिसके लिए हमें एयरपोर्ट पे जाना होता है, हम वहाँ से लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्थल परिवहन जो है, मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि स्थल परिवहन का जो मतलब रोड देखा जाए तो हमारे भारत में सबसे बड़ा है। मतलब सबसे ज़्यादा रोडों का, सड़कों का एक तरह से जाल बिछा हुआ है भारत में। लगभग 23 लाख किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। भारत में सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन से भी पहले ही प्रारंभ हुआ था। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब तक रोड्स नहीं बनेंगे रेल कैसे बनेंगे। तो जब रोड बने उनके बाद ही रेल की शुरुआत हुई थी। अब रेलवे लाइन की अपेक्षा क्यों सड़क लाइन आसान होता है, मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था। आज हम पढ़ेंगे जैसे नेशनल हाईवेज़ भी हम पढ़ चुके हैं, राज्य हाईवे भी पढ़ चुके हैं जो कि 2 स्टेट्स यानी राज्यों को जोड़ते हैं। तथा हमने अन्य सड़कें भी देखी थी जो हमारे घर तक, हमारी गली तक लेके जाती है। अब हम देखेंगे कि जो सड़क का घनत्व होता है वो क्या होता है। क्या देखेंगे? सड़क का घनत्व। यदि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर देखा जाए, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे जो भी एक क्षेत्र ले लिया जाता है तथा उसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क की लंबाई को देखा जाता है, तो जो प्राप्त होता है जितना भी किलोमीटर वो सड़क का घनत्व होता है। ठीक है। जैसे इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। और यदि केरल में देखा जाए तो 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। जबकि वर्ष 1996 और 1997 यानी 1996 और 97 के अनुसार देखा जाए तो सड़कों का जो औसत राष्ट्रीय घनत्व यानी कि पूरे राष्ट्र में जितनी भी सड़कें मौजूद हैं उन सबको देखा गया, तो उसका जो घनत्व था वो 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, यानी 75 किमी प्रति 100 वर्ग किमी था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं ट्रैफिक की समस्याएं हैं। और मतलब बहुत अच्छे से पानी, जैसे अगर पानी बरस जाता है तो आधी सड़कें तो यूं ही भर जाती हैं और उनमें मैनहोल खुले रहते हैं, जिससे दुर्घटना के भी अंदेशे काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये सारी परेशानियां सड़क को लेकर हैं। जाल जो है वो अपर्याप्त है। मतलब यात्रियों की संख्या अगर देखी जाए तो उन्हें देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। हाँ, लेकिन वो छोटे शहरों में उस हद तक नहीं है, लेकिन कुछ शहरों में जैसे मुंबई आदि में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं क्योंकि वहाँ पर सड़क कम है लोगों की अपेक्षा। या फिर मतलब सड़क का इस तरीके से नहीं हुआ है जिस मतलब एक नियम के अनुसार अगर चला जाता तो ट्रैफिक की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन नियम का पालन हो नहीं पाता है क्योंकि सभी को जल्दी रहती है। एक मतलब एक रूल्स के अंतर्गत अगर हम लोग चलें तो उतना ट्रैफिक का सामना भी किसी को नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं रेल परिवहन पे।
रेल परिवहन, भारत में जो रेल परिवहन है वो वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। मतलब जब कि कोई भारी वस्तु में ले जानी होती है और दूरी बहुत ज़्यादा अधिक हो, जैसे अगर आपको यहाँ से मान लीजिए गुजरात जाना है, तो सिंपल सी बात है आप कार से जा सकते हैं, बाइक से भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पॉसिबल सी चीज़ है। साइकिल से भी बहुत लोग आए होंगे, लेकिन एक तरह से अगर आप आरामदेह स्थिति में होकर जाना चाहते हैं तो रेल की सुविधा, या फिर अगर उससे भी ज़्यादा आराम आपको चाहिए तो आप बेशक हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, वायु परिवहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक तरह से परिवहन हम लोगों की क्षमता, पहला तो हम लोग की क्षमता, हम लोग की आर्थिक स्थिति और हम कैसा चाहते हैं, हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से रेल परिवहन कई कार्यों में सहायक है, जैसे तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी का सामान का परिवहन इत्यादि। पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से जो भारतीय रेल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2004 के दिन भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 63,221 किलोमीटर थी, जिस पर 7,031 स्टेशंस थे, जिनमें 7,817 रेल इंजन, 5,321 यात्री सेवा वाहन तथा 4,904 अन्य कोच वाहन तथा 228 एंड 170 मालगाड़ियाँ सम्मिलित थी। वैसे ये रिकॉर्ड उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जो रेल जहाँ मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बताइए, एयरपोर्ट कहाँ है उसका नाम बताइए, वो भी शायद उसकी कोई मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट इससे आप नहीं लेंगे। छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से मतलब बहुत से रेल ऐसे भी हैं, देश के रेल जो हैं वो परिवहन के वितरण को भी प्रभावित करते हैं। भू अप्राकृतिक, आर्थिक तथा प्रशासनीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर साधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि और उसके वृद्धियों में भी सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में भी कुछ बाधाएं आई हैं, क्योंकि रेल है वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चल सकती है, उससे दुर्घटना की स्थिति काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए देखा जाता है कि ढलान जगहों पर वो बनाना, पर्वत इत्यादि जगहों पर मतलब कि रेल का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल कार्य माना जाता है, क्योंकि वहाँ नहीं बन सकता, वहाँ ढलान होती है, तो एक्सीडेंट की जो मतलब गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट ये आप ग्राफ देखते हैं कौन सा है, 2006 में लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है, ये बताया गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाइपलाइन देखते हैं तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन, एक तरह का नया साधन बना हुआ है। पहले पाइपलाइन जो थी उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल इत्यादि पहुंचाने के लिए तथा प्राकृतिक गैस, उपलब्ध जो भी गैस शोधनाशालाओं में चाहिए, उर्वरक आदि पहुंचाने में किया जाता है। ठीक है। पदार्थों को तरल अवस्था, स्लरी मतलब होता है मतलब एकदम ही लिक्विड नहीं होती है, वो ऐसी लिक्विड होती है जो बहती नहीं है, मतलब फ्लो नहीं करती है, जैसे पानी की तरह लिक्विड नहीं होती है। जैसे आप बेसन के पकौड़ों के लिए जो बेसन का पेस्ट बनाते हैं गाढ़ा, उस टाइप का, तो उसे स्लरी कहते हैं। ठीक है। सुदूर आंतरिक भागों में जो स्थित शोधनशालाएं हैं, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मात्र 200 टन या इतने ही मात्रा में नहीं चाहिए होती हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती हैं, इसीलिए उनके लिए पाइपलाइन की जो स्थापना है वो की गई, ताकि उन्हें आसानी से पहुंचाया जा सके और उसके लिए कोई मतलब ट्रैफिक होता बहुत अत्यधिक, और प्राकृतिक गैसें मतलब कुछ हानिकारक गैसें भी होती हैं तथा कुछ लाभदायक भी होती हैं।
अगर वो ऐसे वातावरण में फैल जाएं तो उनसे दुर्घटना की स्थिति भी बन सकती है। तथा पेट्रोल आदि, अगर बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल को ऐसे ही ले जाया जाने लगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर पेट्रोल को ले जा रहा है कोई और वो गलती से भी गिर जाती है तो बहुत मतलब अधिक मात्रा में जन मन की हानि हो जाएगी। इसीलिए पेट्रोल आदि के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की गई थी। देश में पाइपलाइन प्रमुख जो हैं उनके 3 प्रमुख जाल हैं। क्या है? पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यूपी तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी शाखा जो है वो राजबंद से मौरी ग्राम तक गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। ठीक है। दूसरा है गुजरात में सलाया से वीरमा गांव, मथुरा, दिल्ली व सैनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तथा इसकी अन्य शाखा कोयलों को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। गैस पाइपलाइन जो है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर रास्ते से होकर गुजरती है तथा इसकी शाखाएं राजस्थान आदि में भी हैं। अब हम कल पढ़ेंगे जल परिवहन और जानेंगे कि जल में कैसे परिवहन होता है तथा ये किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप इसे कमेंट में पूछ लें। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक भी तो कर दिया कीजिए, ये तो गलत बात है। आप लोग वीडियो को देखते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। मैंने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग उसके जवाब भी नहीं देते। तो आज का क्वेश्चन भी एक है कि भारत में सबसे मतलब लंबी किलोमीटर की रोड कौन सी है। तो जिसे भी इसका आंसर पता है आप उसे लिखिए कमेंट में, और मैं कल के वीडियो में आपको इसका आंसर भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किसने किसने जवाब दिया है। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय।